नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ जो आज कंपनी जुड़ी है वो है ई-पैक फ्री फैब टेक्नोलॉजीज, जो कि एक फ्री फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और इनका पैकेजिंग का भी बिजनेस है। और मेरे साथ जो जुड़े हैं वो है संजय सिंघानिया, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं, और निखिल बोत्रा, जो कि ईडी हैं। इनका आईपीओ जो है 24 को खुल रहा है और 26 को बंद हो रहा है। 194 से 204 का प्राइस बैंड है। टोटल आईपीओ साइज 504 करोड़ का है और फ्रेश इशू है 300 करोड़ का। और कंपनी की वैल्यू लगभग 2050 करोड़ है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। संजय जी और निखिल जी, धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे संजय जी, आपका बिजनेस दो वर्टिकल्स में है, एक तो फ्री फैब स्ट्रक्चर्स हैं और दूसरा एक पैकेजिंग है, जो कि दो टोटली डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। ये दो वर्टिकल्स के बारे में बताइए और ये कैसे ये ऑपोजिट वर्टिकल्स में आप आ गए। ई-पैक प्रीफैब, जैसे कि आपने बताया कि दो वर्टिकल्स में है। हमारा जो मेजर बिजनेस है 85% प्लस रेवेन्यू जो आता है कंपनी का वो प्रीफैब बिजनेस से आता है। प्रीफैब में हम लोग करते हैं क्या, बताता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली प्रीफैब में हम लोग जो बिल्डिंग्स होती है, जो बिल्डिंग्स फैक्ट्री बिल्डिंग्स या वेयर हाउस बिल्डिंग्स या हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती है, वो हम अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, बना के साइट पे भिजवा के सिर्फ नट बोल्ट के द्वारा बिल्डिंगें खड़ी करते हैं। हमारा जो बिजनेस मॉडल होता है उसमें बिल्डिंग सस्टेनेबल होती है। वो प्रॉब्लम जो है स्लो कंस्ट्रक्शन का, उसको दूर करते हैं हम लोग। और ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, नई तकनीक है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि इस बिजनेस में, इस कंपनी में दो बिजनेसेस हैं। प्रीफैब बिजनेस 85% प्लस कंट्रीब्यूट करता है और जो पैकेजिंग बिजनेस है वो 15% के आसपास रेवेन्यू वहाँ से आता है। हमने अपनी कंपनी की शुरुआत सन 2000 में करी थी एज ए पैकेजिंग कंपनी, और उसी की वजह से नाम भी हमारा ई-पैक है। और वो बिजनेस अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। वो स्टेडी बिजनेस है। उसका हमारा एक प्लांट, एकलौता प्लांट रदर, वो ग्रेटर नोएडा में है। और हमारे प्रीफैब के 3 प्लांट हैं, उसमें से एक ग्रेटर नोएडा है, दूसरा राजस्थान गिलहौत में है और तीसरा मंबाटू आंध्र प्रदेश में है। और जैसे कि आपने पूछा कि इसकी शुरुआत ऑपोजिट बिजनेसेस हैं और मतलब ऑपोजिट बिजनेसेस है, तो इसमें कैसे हम प्रीफैब में कैसे घुसे। तो हमने पैकेजिंग से स्टार्ट किया था और सन 2008 में जो हमारी ये पैकेजिंग के लिए स्टायरोफॉर्म हम यूज़ करते हैं, उसको 2 एप्लीकेशन होते हैं। एक होता है पैकेजिंग में और दूसरा होता है इंसुलेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस। तो सन 2008 में जब कोल्ड चेन में काफ़ी कैपेक्स की बात हो रही थी, उस टाइम पे हमें लगा कि हमारा जो स्टायरोफोम है वो सूटेबल नहीं है कोल्ड चेन में नेगेटिव टेम्परेचर के लिए, जैसे कि बटर या आइसक्रीम या फ्रोजन वेजिटेबल्स के लिए। तो तब हमने प्रोडक्ट देखा, उसका नाम है एक्सपांडेबल पॉलीयूरेथेन सैंडविच पैनल्स, पफ पैनल्स। हमने पफ पैनल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, लेकिन उसका एप्लीकेशन कोल्ड स्टोरेज में नहीं होके ग्रेजुअली उसका एप्लीकेशन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा होने लगा। तो हमने उसको मॉड्यूलर हाउसिंग में एप्लीकेशन स्टार्ट करी। सबसे पहले हमने साइट ऑफिसेज और लेबर हट में थोड़ी सी चीज़ें बनाई और फिर हमारी बिल्डिंगें बड़ी होती गई। तो सन 2017-18 में हमने अपना पहला प्रीफैब का प्लांट सेटअप किया था ग्रेटर नोएडा में स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन के लिए, और तब से हमारी जर्नी बड़ी बिल्डिंगों में स्टार्ट हो गई थी। निखिल जी, ये बताइए 300 करोड़ आप रेस कर रहे हैं फ्रेश इक्विटी में, ये इसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं? तो इसमें हमारा बेसिकली 300 करोड़ में से 160 करोड़ जो है वो केपेक्स में जाने वाला है। 101 करोड़ के आसपास हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अपने नॉर्थ में गिलहौत में, जहाँ पे हम सैंडविच पैनल पॉलीयूरेथेन पैनल की कंटिन्यूस लाइन लगाएंगे। अराउंड 60 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो है वो हम ब्राउनफील्ड मंबाटू फैक्ट्री में करने वाले हैं, जहाँ पे हम अपना स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन का कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा हमारा 70 करोड़ विल गो टू डेट रीपेमेंट एंड बैलेंस इज जीसीपी। आज के डेट में डेट कितना है आपके बुक्स में, और ये डेट रीपेमेंट करने के बाद आपका टोटल बुक जो है डेट फ्री हो जाएगा? हमारी बुक्स में आज के डेट में टोटल 210 करोड़ का डेट है एज ऑन 1 अप्रैल 25, और उसके सामने 153 करोड़ का एफडी भी था कंपनी में। नेट डेट पोजीशन में अगर देखेंगे तो 50-55 करोड़ है। और जब हम ये 70 करोड़ आईपीओ प्रोसीड से रिपेमेंट कर देंगे तो नेट डेट नेगेटिव हो जाएंगे हम लोग इस बिजनेस में। मेनली हमारा आइडिया ये है कि जो हमारे टर्म लोन जो कि तकरीबन 130-140 करोड़ रुपया था 1 अप्रैल 25 में, उसका पूरा का पूरा रिपेमेंट कर देंगे हम इस साल में।
जो आपने कैपेक्स बोला, इससे आपकी फैसिलिटी की टोटल कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी इसके बाद, दोनों जगह पे, राजस्थान और आंध्रा दोनों में? करंटली अभी जो हमारी स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन की कैपेसिटी है वो 1,31,000 मेट्रिक टन की है। वो जब हम लोग मंबाटू में इंक्रीज करेंगे अपनी कैपेसिटी तो वो 1,70,000 के आसपास हो जाएगी मेट्रिक टन पर एनम। इसके अलावा जो हम सैंडविच पैनल की कैपेसिटी करंटली है 13,10,000 स्क्वायर मीटर की है, उसमें हम जो गिलोथ में एक्सपेंशन करेंगे उसमें 8 लाख स्क्वायर मीटर का और एडिशन हो जाएगा और 21,10,000 स्क्वायर मीटर के आसपास का हमारा कैपेसिटी हो जाएगा फॉर पॉलीयूरेथेन सैंडविच पैनल। किस तरह की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस में आपके लिए? वर्किंग कैपिटल में अभी हमारा जो नंबर ऑफ डेज चल रहा है वो तकरीबन 35-36 दिन है और वर्किंग कैपिटल मेरे को ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया है, काफ़ी फोकस रहता है कंपनी का वर्किंग कैपिटल के लिए। हालांकि उससे प्रीवियस ईयर में ये 24 दिन था और ये जो 12 दिन बढ़ा है इसका कारण है कि हम लोगों ने अब स्टील मिल से डायरेक्टली माल परचेज करना स्टार्ट किया है। पहले हम लोग उनके यार्ड से या फिर डीलर से करते थे तो वहाँ पे थोड़ा क्रेडिट डेज बेटर होता था। जब मिल से ले रहे हैं तो थोड़ा एडवांस पेमेंट देना पड़ता है, तो उसके वजह से ये 24 दिन से 36 दिन के आसपास हो गया है। गोइंग फॉरवर्ड ये 35 से 40 दिन के आसपास रहने वाला है हमारा ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल। लेकिन इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ कि जो हमारे क्रेडिट डेज कम हुए हैं उसके वजह से हमें ग्रॉस मार्जिन में इम्पैक्ट आया। हमारा ग्रॉस मार्जिन में तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट उसकी वजह से इंक्रीज हुआ है। आपका टोटल ऑर्डर बुक कितना है और नॉर्मली जो आपके जो ऑर्डर्स आते हैं उसका ड्यूरेशन कितना होता है? नॉर्मली जो हमारा ऑर्डर बुक का ड्यूरेशन होता है वो छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अराउंड 4 to 5 मंथ्स का होता है और जो थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका 7 to 8 मंथ्स का प्रोजेक्ट साइकिल होता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हमारे जो हम लेते हैं वो या तो फैक्ट्री का हो या वेयरहाउस का हो, तो वो तकरीबन 7 से 8 महीने में हम कंप्लीट डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन करके हैंडओवर कर देते हैं। करंटली हमारा जो ऑर्डर बुक है वो तकरीबन 1140 करोड़ के आसपास का है जो हम नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये बताइए कि एक बिकॉज आप प्री फैब स्ट्रक्चर में हैं, बनाते हैं, तो उसका कौन कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा ये आप देते हैं? क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट में आपकी रेवेन्यूज़ काफ़ी आते हैं यहाँ से, और जबकि ईस्ट और साउथ में रेवेन्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो ये कौन कौन से सेक्टर्स में आप सबसे ज़्यादा ये आपका ऑर्डर बुक है? अगर ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो हम तो पैन इंडिया प्लेयर हैं। हमारा जो रेवेन्यू कंसंट्रेशन है वो अगर देखेंगे तो ईस्ट, साउथ और वेस्ट में मैक्सिमम है। ईस्ट में एज इट इज़ मार्केट कंपैरेटिवली छोटा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू ऑर्डर बुक वहाँ से नहीं होती है। वहाँ पे अराउंड 10% ऑफ द order book or revenue is coming from the east only. Rest, all the 3 other zones are equally performing for us. And अगर सेक्टर की बात करेंगे तो बेसिकली हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं हमारे ओवरऑल कस्टमर्स को। एक होता है जिनके लिए नई फैक्ट्रियां बनती है तो वो इंडस्ट्रियल से मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं उनको, वो तकरीबन 65% ऑफ द ऑर्डर बुक होता है हमारे लिए एज वेल एज पूरी इंडस्ट्री के लिए। फिर वेयर हाउसिंग एक बड़ा चंक होता है वहाँ पे कि 25 से 30% ऑर्डर बुक वहाँ से आता है। और इन दिनों में हाई राइज बिल्डिंग्स में एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है प्रीफैब का, तो वहाँ पे 5 से 8% का धंधा वहाँ से मिलता है हमें। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम लोग सेक्टर एग्नोस्टिक हैं तो हमारे लिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग क्या है कि ये सेक्टर एग्नोस्टिक हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे हर तरह के जैसे रिन्यूएबल में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उनके जो प्लांट लगते हैं तो रिन्यूएबल है, FMCG है, ऑटो है, सीमेंट है, प्लाईवुड है, तो हर तरह के सेक्टर को हम कैटर करते हैं। जी, आपने पहले बताया कि आपका पैकेजिंग बिजनेस जो है वो 15% है रेवेन्यू का। उसके लिए प्लान्स क्या हैं और ये क्या आप हमेशा रखेंगे अपने पास? क्योंकि ये जैसे आपका प्री फैब का बिजनेस एक्सपैंड होता रहेगा इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट कम होता रहेगा, तो वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? जैसा कि संजीव जी ने बताया, हमने
पैकेजिंग बिजनेस से स्टार्ट किया था इस कंपनी को। सो उसमें वो स्टडी ग्रोथ हमारा 7 to 8% एवरी ईयर हो रहा है। इसमें हमारे मेजर क्लाइंट जो है वो LG इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसको हम ये माल सप्लाई करते हैं। तो उनकी ग्रोथ के हिसाब से हमारा भी ग्रोथ अराउंड 70% रेवेन्यू जो है वो एक कंपनी से आ रहा है। बैलेंस जो है हम लोग इसमें पैकेजिंग के अलावा कुछ ब्लॉक्स और शीट्स भी बनाते हैं जो इंसुलेशन पर्पस के लिए और आर्ट एंड क्राफ्ट और अदर एप्लीकेशंस हैं उसके, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू जाता है। तो ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड ये स्टडी पेस में ग्रो करेगा। हालांकि यहाँ पे हम कोई मेजर केपेक्स नहीं करने वाले हैं, बट जो भी स्टडी ट्रेंड रहा है कुछ सालों में, वैसा ट्रेंड आगे भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हमारे कस्टमर का ग्रोथ होगा वैसे वैसे हमारा भी जो ग्रोथ है उस बेसिस में 7 to 8% की रेंज में होना चाहिए। और मार्जिन्स कैसे रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका आज के डेट में मार्जिन 10.4% के आसपास हैं, तो दोनों सेगमेंट्स में मार्जिन कैसे हैं और क्या यहाँ से मार्जिन ऊपर जाने की उम्मीद है? हमारा जो मार्जिन है बिजनेस में वो 10.4-10.5% है एबिटा मार्जिन, और हमारा जो गाइडेंस है वो भी 10.5 से 11% का गाइडेंस है। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी इसको बढ़ाने का, और जो मार्जिन का हमारे प्रीफैब बिजनेस में जो रहेगा वो अराउंड 10.5 to 11% रहेगा, और जो पैकेजिंग बिजनेस है उसमें 11.5-12% के आसपास रहता है। तो ओवरऑल मिला के 11-11.5% के आसपास ही रहेगा मार्जिन। तो जी संजय जी और निखिल जी, आज आप ET Now स्वदेश में आए हैं, धन्यवाद इसके लिए। और आपका IPO जो है 24 को खुल रहा है और 26 को बंद होगा। 194 to 204 का प्राइस बैंड है और 504 करोड़ का IPO है। और अगले हफ्ते वैसे भी हमने देखा कि काफ़ी सारे IPOs आ रहे हैं, तो आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका IPO अच्छी तरह सब्सक्राइब हो। और धन्यवाद अगेन ET Now स्वदेश में आने के लिए।